चलिए भारत में मानवाधिकारों के एक बहुत ही अहम सफर पर नजर डालते हैं। एक ऐसा सफर जहां एक ऐतिहासिक जीत मिली, लेकिन उसके बाद भी कई चुनौतियां जस की तस बनी रहीं। देखिए, सदियों पहले भारत की संस्कृति में तीसरे लिंग की एक पहचान थी। उन्हें सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया जाता था, बल्कि समाज में उन्हें एक सम्मानित दर्जा भी हासिल था। लेकिन ब्रिटिश शासन के आने के बाद सब कुछ बदल गया। जो आधुनिक भारतीय कानून बना, उसने इस पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया और सिर्फ दो ही लिंगों को मान्यता दी, पुरुष और महिला, बस। और जब कानून ही किसी समुदाय को नहीं पहचानता, तो उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसकी वजह से एक पूरा का पूरा समुदाय अपने बुनियादी हक से ही महरूम हो गया। तो सोचिए जरा, इसका असर कितना गहरा था। वोट देने का अधिकार नहीं, अपनी जमीन जायदाद नहीं रख सकते, शादी, गोद लेना, पढ़ाई, नौकरी, मतलब जिंदगी की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, वो सब दरवाजे बंद थे। असल में जब कानून ही आपको न पहचाने, तो आप समाज का हिस्सा कैसे बनेंगे? आप तो एक तरह से अदृश्य हो जाते हैं। इसी भेदभाव और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कुछ एक्टिविस्ट्स और कानूनी समूहों ने मिलकर फैसला किया कि इस लड़ाई को देश की सबसे बड़ी अदालत तक ले जाया जाएगा। और ये सिर्फ कोई कानूनी केस नहीं था, ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जैसे लोगों की आवाज थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के दर्द भरे तजुर्बे, अपनी तकलीफें, सब कुछ अदालत के सामने रखा। तो जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी। उन्होंने कहा कि देखिए, किसी की पहचान को नकारना ये सिर्फ हमारे अपने संविधान के खिलाफ नहीं है, ये तो उन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का भी सीधा सीधा उल्लंघन है। और बस यहीं से भारतीय कानून में एक ऐतिहासिक मोड़ की नींव पड़ी। ये तारीख भारत में जेंडर राइट्स के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो कोर्ट ने सरकार को 3 बहुत ही साफ और सीधे निर्देश दिए, और इन्हीं निर्देशों ने कह सकते हैं कि पूरे कानूनी ढांचे को एक नई दिशा दे दी। ये फैसला इससे गहरी सोच पर आधारित था कि किसी भी इंसान की लैंगिक पहचान उसकी गरिमा और आज़ादी का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना वो अधूरे हैं। अब आते हैं इस फैसले के सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जेंडर आइडेंटिटी इस बात से तय नहीं होती कि किसी के शरीर की बनावट कैसी है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो इंसान अंदर से अपने मन में खुद को क्या महसूस करता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक लिंग, यानी वो खुद को क्या मानता है, उसे हमेशा जैविक लिंग से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि अब अपनी कानूनी पहचान के लिए किसी भी तरह की सर्जरी या किसी भी मेडिकल प्रक्रिया से गुजरने की मजबूरी खत्म हो गई। तो NALS का फैसला मानवाधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत तो थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस शानदार जीत के कुछ ही वक्त बाद एक नई चुनौती ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक ऐसी चुनौती जिसने इन मिले हुए अधिकारों के भविष्य पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी में थी, एक ऐसा कानून जो 2014 में बनी जेंडर की पहचान की पूरी प्रक्रिया को ही बदलने वाला था। अब यहीं पर सिद्धांतों का एक बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ नालसा का फैसला था, जो कहता था कि आपकी पहचान वो है जो आप खुद तय करते हैं, और दूसरी तरफ था ये 2026 का बिल, जो कह रहा था कि नहीं, आपकी पहचान एक मेडिकल बोर्ड तय करेगा, मतलब गरिमा और स्वायत्तता बनाम एक बाहरी जांच। फिर क्या था? देश भर में एक्टिविस्ट्स और मानवाधिकार समूहों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि ये तो बरसों की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है, एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे हटने जैसा। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत किसी को अपनी पहचान खुद तय करने का अधिकार देती है, तो क्या उस अधिकार को वापस लिया जा सकता है? नालसा केस ने एक बुनियादी हक तो दिया, लेकिन 2026 का बिल ये साफ दिखाता है कि पहचान और सम्मान की असली लड़ाई शायद अभी भी जारी है।